Yes, good morning, dear students. As you know that we are reading about the Mughal Empire, and in the previous period we have read about Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. And now we will read about the Mughal administrative system. So please, dear students, open page number 47 and write down today's date on it. That is 4 of September. Dear students, let's start to read. One line is in the previous page, and that is, even though the Mughal administrative was established by Babur, a strong administrative system could only be evolved from the time of Akbar's rule. कहते हैं कि वैसे तो अकबर के टाइम में बाबर ने शुरुआत की थी मुग़ल एम्पायर की, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अकबर के टाइम में इवॉल्व हुआ। सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। द मुगल्स हैड ए हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द प्रोविंसेस वर आल्सो एडमिनिस्टर्ड अंडर द रूलर। तो मुग़ल का जो था सिस्टम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का था। सेंट्रलाइज मतलब सेंटर के पास सबसे ज़्यादा पावर हुआ करती थी, और जितने भी प्रोविंसेस यानी कि जितने भी प्रदेश हुआ करते थे वो सारे रूलर के अंडर काम किया करते थे। द एम्परर हेल्ड द एब्सोल्यूट पावर इन द एम्पायर एंड ऑल द ऑफिशियल एंड नोबल्स ऑन देयर पोजीशन टू हिम। तो जो एम्परर थे, एम्पायर के अंदर पूरी पावर उनके हाथों में हुआ करती थी। इसके अलावा बाकी के ऑफिशियल्स और जो नोबल लोग, अमीर लोग हुआ करते थे, उनको भी मतलब किंगडम के अंदर कोई बड़ी पोजीशन दे दी जाती थी। हिज वर्ड वाज लॉ। राजा के जो शब्द होते थे वो कानून हुआ करते थे। एंड ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। और आर्मी का सबसे बड़ा हेड या कमांडर इन चीफ जो उनको कमांड दे सकता था वो राजा ही हुआ करता था। ही वॉज आल्सो द सुप्रीम जज एंड ही लुक्ड आफ्टर ऑल जुडिशियल मैटर्स। राजा ही सबसे बड़ा सुप्रीम जज हुआ करता था और वही सारे के सारे मैटर देखा करता था और उन पर फैसले सुनाया करता था। नाउ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस यानी कि धन से संबंधित डिपार्टमेंट। द दीवानी कुल वाज द फाइनेंस डिपार्टमेंट विच वाज प्लेस्ड अंडर द चीफ दीवान। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो कौन सा था? दीवानी कुल, और उसका हेड कौन हुआ करता था? चीफ दीवान उसका हेड हुआ करता था। ही मेंटेन्ड ऑल द अकाउंट्स एंड रेगुलरली चेक द ट्रेजरी। वो सारे अकाउंट्स को मेंटेन रखता था और लगातार ट्रेजरी यानी कि खजाने को भी चेक करता रहता था। अ डेली रिपोर्ट वाज टू बी सबमिटेड टू द किंग गिविंग द डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एम्पायर। और डेली की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो थी वो राजा को सबमिट करवाई जाती थी, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी डिटेल दी जाती थी। द रिवेन्यू डिपार्टमेंट एट द सेंटर हैड सेवरल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच हैड ए सेक्रेटरी, अ सुप्रीडेंट एंड क्लर्क। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट हुआ करता था सेंट्रल लेवल पर, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हुआ करती थी और हर ब्रांच का एक सेक्रेटरी हुआ करता था, एक सुप्रीडेंट और एक क्लर्क हुआ करता था। नाउ द मिलिट्री। द मीर बख्शी was the head of the military and he was in charge of all military matters। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था? मीर बख्शी, और वही सारे मिलिट्री मैटर्स को देखा करता था। फ्रॉम चेकिंग द
branding of the horses and role of the soldiers to gathering intelligence reports. तो मीर बख्शी एवरीडे चेक करता था कि हॉर्स की कौन कौन सी ब्रांड्स हैं और सोल्जर्स का क्या रोल है, और इसके अलावा बाकी की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो सारी उसके द्वारा गैदर की जाती थी, कलेक्ट की जाती थी. ही आल्सो हैड टू अकम्पनी द एम्पायर ड्यूरिंग बैटल्स, ऑन टूर्स और हंटिंग एक्सपीडिशंस. तो मीर बख्शी जो था वो राज्य को हंटिंग के टाइम में, किसी टूर पे जाने के लिए या किसी बैटल के टाइम में राजा को आर्मी प्रोवाइड करवाया करता था. ही वाज असिस्टेड बाय अदर बख्शीज, और कुछ और बख्शीज हुआ करते थे जो मीर बख्शी के अंडर वर्क किया करते थे. नाउ द रॉयल हाउस होल्ड वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मीर सम्मन. तो मीर सम्मन जो था वो राजघराने की देखभाल किया करता था. ही सुपरवाइज द परचेज ऑफ गुड्स फॉर द हाउस होल्ड. वो चेक करता था कि राज्य में क्या ख़त्म हो गया है, क्या चीज़ें राजा के लिए, दरबार के लिए खरीदनी हैं और क्या नहीं. मोर ओवर ही मॉनिटर्ड प्रोडक्शन इन द रॉयल कारखानाज, वेदर दे वर लग्जरी आइटम और फॉर द बैटल फील्ड. इसके अलावा मीर सम्मन इस बात को भी मॉनिटर किया करता था, चेक किया करता था कि रॉयल कारखाना में जो प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है और उसमें कौन सी आइटम बनाई जा रही है. ऐशो आराम की वस्तुएं बनाई जा रही हैं कि युद्ध से लड़ने की वस्तुएं बनाई जा रही हैं. नेक्स्ट वन, द जुडिशरी. द चीफ काजी headed the judiciary and his function was to look into the civil and criminal cases. तो जुडिशरी पार्ट में चीफ काजी सबका हेड हुआ करता था जो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को देखा करता था. ही वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग काजीज एट द प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स. इसके अलावा चीफ काजी अपने अंडर वर्क करने वाले दूसरे काजीज को भी अपॉइंट किया करता था. मीर अडल वाज आल्सो एन ऑफिशियल ऑफ द जुडिशरी. तो मीर अडल भी एक ऑफिशियल जुडिशल का पार्ट हुआ करता था. अकॉर्डिंग टू अबुल फजल किसके टाइम में हुए हैं बेटे? अकबर के टाइम में हुए हैं. अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, the Mir Adal executed the order of the court after a case was heard by the काजी. अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो मीर अडल था उसे मतलब एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जैसे मतलब एक काजी के खिलाफ एक केस लड़ा गया तो उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी चढ़ा दी गई थी. मुहतासिब्स वर ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक डिसेंसी एंड आल्सो फॉर चेकिंग वेट्स एंड मीज़र. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पर ये है कि जो अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो मीर अडल था वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया करता था, कोर्ट के फांसी चढ़ाने वाले ऑर्डर को. यानी कहने का मतलब कि मीर अडल को फांसी नहीं दी गई थी. मीर अडल जो था वो काजी के फैसले के बाद जिन लोगों को फांसी दी जानी होती थी उनको फांसी देने का काम मीर अडल किया करता था. और मुहताबिस कुछ और ऑफिशियल हुआ करते थे जो कि पब्लिक डिसेंसी यानी कि पब्लिक के अंदर शांति बनाए रखने के लिए और वेट और मीज़र की चेकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे. नाउ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. द अम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. प्रोविंसेस होता है मतलब प्रदेश में बटे होना. कॉल्ड सूबाज, और हर प्रदेश को
जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रदेशों में, और हर प्रदेश को सूबा कहा जाता था। ईच ऑफ विच वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ गवर्नर नोन एज सूबेदार। और हर एक प्रदेश का एक गवर्नर होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। द सूबेदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग रोड्स, सराइज, गार्डन, वेल्स एक्सेट्रा। तो जितने भी भलाई के ये काम होते थे सारे सूबेदार के ऑर्डर से होते थे। दीवान वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंस एंड मेंटेन अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू एंड सैलरी। जैसे हमने पढ़ा कि एम्पायर के अंदर राजा के पास उसके रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एक दीवाने कुल का हेड दीवान हुआ करता था जो सारे फाइनेंशियली मैटर को देखा करता था। ऐसे ही हर एक प्रोविंस में भी एक दीवान हुआ करता था जो वहाँ के फाइनेंशियल मैटर को देखा करता था। मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स। और जैसे पूरे स्टेट में एम्पायर में होता था ऐसे ही प्रोविंस के अंदर भी एक मीर बख्शी होता था जो कि सारे मिलिट्री अफेयर्स चेक किया करता था। ईच सूबा हैड वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज सरकार। अब जो प्रोविंसेस थी आगे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थी जिन्हें सरकार कहा जाता था। फौजदार एंड आलम गुजर वर टू इम्पोर्टेंट ऑफिशल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये दो इम्पोर्टेंट ऑफिशल्स हुआ करते थे। फौजदार मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर and was also responsible for the safety of the people including travelers and traders। जो फौजदार था वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, लोगों की सेफ्टी, ट्रैवलर की या ट्रेडर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फौजदार की हुआ करती थी। द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिस सरकार वाज लुक्ड आफ्टर बाय द अमेल और आलम गुज्जर। और रेवेन्यू कलेक्शन किसके द्वारा होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? अमील या आलम गुज्जर के द्वारा होती थी। द थानेदार आल्सो मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मिलिट्री सप्लाईज। और इन दोनों के अंडर एक थानेदार वर्क किया करता था जो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रखता था, इवन कि वो मिलिट्री की सप्लाई भी किया करता था। मतलब मिलिट्री में किसको भर्ती करना है किसको नहीं, ये थानेदार का वर्क हुआ करता था। ईच सरकार वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनाज। अब जो हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि सरकार जो थे वो परगनाज में डिवाइड थे। एंड ईच परगना हैड ए सर्टेन नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट। और हर एक परगना के अंदर बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे। शिकदार एंड अमेल वर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एट द सरकार लेवल वाइल मुकद्दम एंड पटवारी लुक्ड आफ्टर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिकदार और अमेल जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे यानी कि जो राज्य की तरफ से हुआ करते थे। एंड मुकद्दम और जो पटवारी थे वो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए हेड बनाए गए थे। These officials collected land revenue, maintained land records and also maintained law and order. So this was the task of these officials. Now the Mansabdari system. The Mansabdari system was an administrative mechanism employed by the Mughals which was introduced by अकबर। तो मनसबदारी एक सिस्टम था जो कि अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक मैकेनिज़्म था एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाने के लिए। द टर्म मनसब मीन्स रैंक और ऑफिस एंड ए मनसबदार इज़ द होल्डर ऑफ ए रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मनसब का जो मतलब होता है वो एक रैंक या ऑफिस में एक जगह
को बोला जाता था, और जो मनसबदार बनाए जाते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी पोजीशन दी जाती थी, रैंक दी जाती थी। ईच सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स वर असाइंड अ मनसब अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड स्टेटस। तो जितने भी मनसब थे उनको उनकी मेरिट और उनके फाइनेंशियल स्टेटस की, कौन कितना अमीर है, इसके अकॉर्डिंग जगह मिलती थी दरबार के अंदर। 10 वाज द लोएस्ट रैंक वाइल 5000 वाज द हाईएस्ट। सबसे लोएस्ट रैंक 10 होती थी और 5000 जो थी वो हाईएस्ट रैंक थी। प्रिंसेस रिसीव्ड मनसब बिटवीन 5000 टू 10,000, और एक प्रिंस के अंडर जो मनसबदार वर्क करते थे वो 5000 से 10,000 तक भी हो सकते थे। कम से कम 10 मनसबदार होने ज़रूरी थे और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रखे जा सकते थे, लेकिन प्रिंसेस के अंडर 5000 से भी ज़्यादा हुआ करते थे। द एम्परर अपॉइंटेड द मनसबदार, और मनसबदार को कौन चुनता था? खुद एम्परर यानी कि राजा चुना करता था। जाट एंड सवार आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ अ मनसब। मनसब के 2 एलिमेंट हुआ करते थे, जाट एंड सवार। जाट मीन्स द ऑफिशियल्स own status and income, while sawar indicated the number of cavalrymen to be maintained। जो जाट थे उसका मतलब था कि उनका अपना स्टेटस और इनकम क्या है ऑफिशियल के अंदर, और जो सवार थे उनको इंडिकेट किया जाता था कि वो कैवेलरी मैन होती है जो एक सेना होती है ना, पैदल चलने वाली सेना, लड़ने वाली, उसको मेंटेन रखना सवार का काम हुआ करता था। फॉर इंस्टेंस 300 सवार मीन दैट द मनसबदार हैड टू मेंटेन 300 सोल्जर्स, यानी कि 300 सवार का मतलब होता था कि एक मनसबदार को 300 सोल्जर मिल गए। द डेक्लाइन ऑफ द मुग़ल, तो इतनी अच्छी एक व्यवस्था वाला जो मुग़ल एम्पायर था वो भी डेक्लाइन हुआ था। क्यों हुआ था, किन कमियों की वजह से? लेट्स सी। इवन दो द मुग़ल एम्पायर केम टू ए फॉर्मल एंड इन 1857 CE, it had already been on the path of decline since the death of Aurangzeb in 1707 CE। कहते फॉर्मली रूप से तो मुग़ल एम्पायर जो था 1857 में जो रिवॉल्ट हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था इनको, और तब ख़त्म हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जो मुग़ल की पावर थी वो औरंगज़ेब की डेथ जो कि 1707 में हुई थी उसके बाद से ही मुग़ल एम्पायर जो था वो अपनी पावर लॉस्ट कर चुका था। One of the biggest reason for the decline was the weak and incompetent rulers that came to the throne after औरंगज़ेब। सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या था कि औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे और इनकम्पिटेंट थे, उनके मुकाबले में मतलब कुछ भी नहीं थे वो। Owing to this weakness, many provinces started breaking away from the Mughal Empire and asserting independence। और उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के बहुत सारे प्रोविंसेस जो प्रदेश थे वो मुग़ल एम्पायर से अलग हो गए और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को असर्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया। वी विल रीड अबाउट दिस इंडिपेंडेंट किंगडम इन चैप्टर 10। तो वी विल रीड अबाउट दिस kingdom in the next part, in the next chapter. Is that clear?